अध्याय 43। तुम्हें क्या हुआ? आखिरकार अकिलियोस से एक संक्षिप्त राहत का आनंद लेने के बाद वह फिर से अस्त व्यस्त दिखने लगा। उसके साफ सुथरे कपड़े और प्रेस की हुई सफ़ेद शर्ट अब गंदगी में ढके हुए थे, हालांकि वह अभी भी एक विस्तृत मुस्कुराहट दिखा रहा था। मुझे जमीन में दबा दिया गया था। खुद को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल था। मैंने उसे थके हुए ढंग से देखा, उसे मुस्कुराते हुए और लगातार मेरे पीछे पीछे चलते हुए ये कहते हुए थका देने वाला था, कृपया मुझे अपना अधीनस्थ बना लें। सभी समय वह गोंद की तरह मेरे साथ चिपक गया और जाने से इनकार कर दिया। मैं आखिरकार समझ रहा था कि मिल्टियड्स क्यों कहता रहा कि अगर उसे मौका मिला तो वह इस आदमी को मार डालेगा। पिछले सप्ताह मैंने बस इतना ही किया था कि उससे बचूं और उसे अस्वीकार कर दूं, लेकिन इसकीट ने जाने से इनकार कर दिया। उसे मेरी पीठ से हटाने में क्या लगेगा? मैंने उससे दूर भागने की कोशिश की और यहाँ तक कि कठोरता से बोलने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। काम करने लगा। मैं जानता था कि शुरू से ही उसका दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन वह मेरी उम्मीद से कहीं अधिक निराशाजनक साबित हो रहा था। उनकी दृढ़ता कुछ हद तक सराहनीय थी। मैं उसे वह दे दूंगा। क्या तुम सचमुच मेरे लिए काम करना चाहते हो? तुम मजाक नहीं कर रहे हो? मैंने झुंझलाकर कहा। बेशक, यह कोई मजाक नहीं है, अकिलियोस ने चमकती आंखों से उत्तर दिया। क्या तुम्हें मेरा अधीनस्थ बनना मंजूर होगा, भले ही तुम पवित्र वियोस साम्राज्य का मोहरा बन जाओ? मैं खुशी से वियोस के बजाय आपका मोहरा बनूंगा। क्या अंतर था? ऐसा लगा जैसे वह मेरे साथ शब्दार्थ का खेल खेल रहा हो। मैंने आह भरते हुए सीधे उसकी ओर देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तव में दुनिया जीतने जा रहा हूँ, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। यह आदमी स्पष्ट रूप से इसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था। मेरे पास उसे हमेशा के लिए अपने पीछे से हटाने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आइए स्पष्ट करें, क्या यह मैं हूँ या मिल्टियड्स जो आपको पसंद है? मैंने पूछ लिया। अकिलियोस मिल्टियड्स का जागीरदार था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह सम्राट से मुंह मोड़ लेता। मैं उत्साह में मुस्कुराया, ये सोचकर कि शायद मैं अंततः उससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाऊंगा। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। अकिलियोस का पूरा शरीर उत्तेजना से गूंजने लगा। व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्या मुझे शपथ लेने की जरूरत है? मैंने सुना है कि शपथ लेने वाले व्यक्ति को अपना दिल दांव पर लगाना पड़ता है। यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है। यदि वे अपनी शपथ तोड़ते हैं तो उनका दिल फट जाता है। समय के साथ लोगों ने इसे एक क्रूर प्रथा समझा, इसलिए यह अब ज्यादातर औपचारिकता मात्र रह गई है, लेकिन मैं हमेशा से एक लेना चाहता था। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी, मानो वह हमेशा से मेरे पूछने का इंतजार कर रहा था। यह ऐसी शपथ नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके, फिर भी उसकी आंखें अब और भी अधिक चमक रही थीं। क्या तुमने डैडी के लिए एक नहीं लिया? महामहिम अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते हैं, हालांकि यह अपने आप में उत्साहजनक है। सबसे पहले, मैं महामहिम के अलावा किसी और का अनुसरण नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने आपके प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। ये होना ही चाहिए नियति। कृपया मुझे अपना अधीन बना लें। मैं ईमानदारी से आश्चर्यचकित था कि किसी व्यक्ति को उसके जैसा विकृत व्यक्तित्व प्राप्त करने में क्या करना पड़ा। सच कहूं तो यह थोड़ा डराने वाला था। आपको इसका पछतावा होगा, मैंने चेतावनी दी। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो ऐसे निर्णय लेता है जिसके लिए उसे पछताना पड़ेगा? हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। यदि यह अनुरोध किसी और से आया होता तो मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया होता, लेकिन अकिलियोस बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। मैंने सोचा था कि वह समय के साथ हार मान लेगा, लेकिन बात उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां मैं अब उसकी ईमानदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर मैं तुम्हें मरने के लिए कहूं तो क्या तुम आदेश का पालन करोगे? हाँ, फिर मर जा, लेकिन मैं अभी तक आपका अधीनस्थ नहीं हूँ। यदि आप सचमुच मुझे इस रूप में पहचान लेंगे तो मैं मर जाऊंगा। उनकी भक्ति सचमुच दूसरे स्तर पर थी। यदि यह कोई अन्य शैली होती तो वह निश्चित रूप से जुनूनी कट्टर चरित्र होता।
मैंने तुरंत इस बात पर बहस करना छोड़ दिया कि उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। ये बहुत थका देने वाला था और मेरी भी अपनी सीमाएं थीं। उसकी चतुराई ने उसे धोखा देना कठिन व्यक्ति बना दिया था, इसलिए उसे अच्छे उपयोग में लाना आसान होगा। हो सकता है कि अगर मैंने उसे कड़ी मेहनत की तो वह झुक जाएगा और भाग जाएगा। तो फिर एक परिवीक्षार्थी के रूप में शुरुआत करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुझाव दिया। एक परिवीक्षाधीन। मेरे अधीनस्थ होने के लिए आपकी योग्यता का परीक्षण अवधि के दौरान परीक्षण किया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए जाने से पहले आप वास्तव में कितने उपयोगी हैं। ओह, तो यह एक तरह का परीक्षण है। बिल्कुल, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए ऐसा कहना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मैं काफ़ी उपयोगी हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने सोचा कि मेरा सुझाव उनके गौरव को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन वह फिर भी मोटे तौर पर मुस्कुरा रहे थे। वह भी उत्तेजित हो रहा था। मुझे आश्चर्य होने लगा था कि क्या मैंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। मेरा पहला काम क्या है, मास्टर? अकिलियोस ने उत्साह से पूछा। अजीब शीर्षक के साथ क्या है? आप मुझे लेडी के बजाय मास्टर क्यों कह रहे हैं? मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे बेड़ियों में जकड़ा जाना पसंद है। सच में, इस आदमी के कुछ पेंच ढीले थे। मैं सब कुछ वापस लेना चाहता था। मैंने तो बस कहा था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। गिरे हुए दूध पर रोना। मुझे सिर्फ सकारात्मकताओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी अन्य के पास अकिलियोस के स्तर की कुशलता नहीं थी। उसे अपने साथ ले जाने में अनिश्चितता के कारण बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैंने उससे उतना ही लेने का फैसला किया जितना वह देने को तैयार था। पहले, इन सभी लोगों के लिए नौकरियां खोजें। मैंने अकिलियोस को बच्चों को छोड़कर सभी जीवित बचे लोगों की सूची सौंपी, जिसे उसने तुरंत पलटना शुरू कर दिया। और इसे मेरे लिए खरीदो, मैंने जोड़ा। जैसे ही मैंने उसे कागज का एक और टुकड़ा दिया, अकिलियोस ने सूची से ऊपर देखा। क्या वह इसे संभाल पाएगा? मैंने जानबूझकर उस पर मुस्कुराया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। हेस्काल स्टॉवर, वह मेरी ओर देखते हुए सोचने लगा कि क्या मैंने किसी तरह कोई गलती की है। अगर तुम उसे खरीदने में कामयाब हो गए, तो मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बना लूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। छुट्टी लेने से पहले अकिलियोस ने कहा, मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। अकिलियोस से ये सुनकर, मुझे पता था कि मैंने उसे एक बेहद कठिन काम दिया है। क्या यह महाद्वीप के 3 महान टावरों में से एक नहीं है? टावर के मालिक अपना साम्राज्य खरीद सकते हैं। वह इसे कैसे वहन करेगा? लूसियाना ने सवाल किया। यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, मैंने शांत भाव से उत्तर दिया। यदि अकिलियोस मेरा अधीनस्थ बनना चाहता, तो वह मेरे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता था। यदि वह इतना भी नहीं संभाल सकता तो ये दावा करना उसके लिए मूर्खतापूर्ण होगा कि वह मेरी सेवा करना चाहता था। आखिर आप टावर के साथ क्या करने जा रहे हैं? पैसा बनाएं। क्या आपको पैसे चाहिए? हाँ, बहुत सारा। किस लिए? लूसियाना ने असमंजस में मेरी ओर देखा। मैं पवित्र साम्राज्य की पवित्र महिला और राहेल साम्राज्य की शाही राजकुमारी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पैसा मेरी सबसे कम चिंता है, इसलिए मैंने उसकी उलझन को समझा। हालांकि पैसा होना जरूरी था। ये जीवन की सभी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और मकान के लिए आवश्यक था। मैं जो चाहता था वह स्वतंत्र निधि थी जो वेयोस या राहेल से बंधी नहीं थी, जिसका मैं बिना किसी पूछताछ के स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। मुझे मिल्टियड से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति की आवश्यकता थी। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। मैंने कंधे उचकाए। कैसा सपना? ओह, वह वाला। ये सही है, विश्व प्रभुत्व। जब मैंने अतीत में ये कहा था, तो लुसियाना ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार हंसने के बजाय उसने गहरी आह भरी। क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? जब उसने मुझे सिर हिलाते हुए देखा, तो उसने गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं आपका इस्तीफा अस्वीकार करता हूँ, मैंने उत्तर दिया। लुसियाना ने सोचा कि वो कहाँ जा रही थी। मैं उसे कभी भागने नहीं दूंगा। हे प्रभु,
आप इतने समय से कहाँ थे? आप पिछले कुछ दिनों से गायब क्यों थे? आप कहाँ गए थे? वापस लौटते हुए अकिलियोस का स्वागत करते हुए पैर पटकने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि उनके ड्यूक रेंडब्लॉन का सहयोगी जूस था। मैं किसी काम में व्यस्त था, अकिलियोस ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा। क्या राष्ट्र से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या आप सही दिमाग में हैं? उत्तर में ड्यूक रेवेनहुक की गतिविधियां अत्यधिक असामान्य रही हैं। आप वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से अवगत हैं और फिर भी आप चले गए। क्या आप इसका अर्थ भी जानते हैं? जिम्मेदारी शब्द। अपने कार्यालय में प्रवेश करते हुए और एक सीट लेते हुए अकिलियोस ने शुष्क टिप्पणी की। आपकी झुंझलाहट मेरे काम में बाधक बन रही है। चले जाओ, मेरे नाथ। जैसे ही जूल्स अपनी शिकायतें जारी रखने वाला था, उसने देखा कि अकिलियोस की आंखें, जो आमतौर पर बोरियत से चमकती थीं, एक उग्र जुनून से जल उठीं। किस कारण से उसका स्वामी इतना क्रोधित हुआ? उसकी अनुपस्थिति के दौरान दुनिया में उसके साथ क्या हुआ था? इस बीच अकिलियोस ने पहले ही जूल्स को अपने दिमाग से निकाल दिया था। एकमात्र चीज जिस पर उसका ध्यान केंद्रित था, वह हेस्काल्स टॉवर को सफलतापूर्वक प्राप्त करना था, ताकि वह अपना स्थान अर्जित कर सके और अमेलिया के अधीनस्थ के रूप में अपनी योग्यता साबित कर सके। टावर के संबंध में बुनियादी जानकारी की तलाश में हाथ में मौजूद रिकॉर्डों को खंगालते हुए अकिलियोस को तुरंत पता चला कि उसका काम कितना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। हतोत्साहित होने की बजाय उसे चक्कर आने लगा। एक कठिन कार्य का सीधा सा मतलब था कि उसे चक्कर आ गया। चुनौती के लिए खड़ा होना होगा। यह मजेदार था। आखिरी बार कब उसने ऐसा प्रेरित महसूस किया था? कितना रोमांचक है! वह खुशी से बुदबुदाया। वह इतना प्रसन्न महसूस कर रहा था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। कुछ कमाने के लिए सब कुछ करने की भावना उसे ऐसी भावनाओं को महसूस किए हुए काफी समय हो गया था। यह उसके लिए इतना अपरिचित एहसास था, उसे लगा कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। ऐसे क्षण ही थे जो उसे वास्तव में जीवित होने का एहसास कराते थे। आखिरी बार जब वह सम्राट से पहली बार मिला था तो उसे ऐसा महसूस हुआ था। अकिलियोस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह अवधारणाओं को आसानी से समझ लेता था, तेजी से सीखता था, हर चीज को तेजी से निपटाता था और जैसा चाहता था वैसा ही करता था। साधारण कार्यों से वह ऊब जाता था और उसे जीवन नीरस और नीरस लगता था। यदि वह अपराध की ओर मुड़ जाता, तो निश्चित रूप से उसे अपनी योजनाओं के लिए गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन अकिलियोस इसके लिए बहुत चतुर था। किसने कहा कि प्रतिभा को पागलपन से अलग नहीं किया जा सकता? इसके बजाय वह कहीं और उत्तेजना की तलाश में लग गया। कोई भी चीज तभी तक काम करेगी जब तक उससे उसे खुशी मिले। दूसरों द्वारा पागल समझे जाने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह जीवित महसूस करना चाहता था। जब तक वह मिल्टियट से नहीं मिला, तब तक उसने नहीं सोचा था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसे समझेगा। सम्राट पहला व्यक्ति था जिसने अकिलियोस का मुखौटा उतारकर सीधे उसकी विकृत आत्मा में देखा। आखिरकार उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसके मन की बात पढ़ सकता था। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में अकिलियोस को जो उत्तेजना का अनुभव हुआ, वह उसका पहला स्वाद था। उनकी तीव्र भावनाओं ने उन्हें मौके पर ही मिल्टियट्स के प्रति वफादारी की शपथ दिलाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसे केवल मिल्टियट्स की घृणा ही प्राप्त हुई, फिर भी उसने इसकी परवाह नहीं की। उसे कोई ऐसा मिल गया था जिसने उसे वैसे ही देखा जैसे वह था, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह किसी दूसरे से मिलेगा। पहले तो वह हल्के मन से राजकुमारी के पास पहुंचा। वह बस एक प्यारे बच्चे पर फिदा होना और मिल्टियट्स के साथ थोड़ी गड़बड़ करना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि मिल्टियट्स किसी भी आकस्मिक बच्चे को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक साबित हुई। जब उसने उसकी लाल आंखों में झांका, तो उसे भाग्य की खींचतान महसूस हुई। वह इस एहसास से स्तब्ध था कि उसका भाग्य उससे जुड़ा हुआ था, मानो वह उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। यह अमेलिया के लिए एक झटका हो सकता था, लेकिन जब अकिलियोस ने शपथ लेने की पेशकश की तो वह गंभीर था। माय लॉर्ड, क्या ये कागजात हेस्काल्स टॉवर के लिए नहीं हैं?
आप अचानक इन्हीं क्यों देख रहे हैं? जूल्स ने टोक दिया। किसी का अधीनस्थ बनना। क्षमा। जूल्स निरर्थक प्रतिक्रियाओं पर अपना धैर्य खोने लगा था। कुछ हिस्सा है जो मैं करना चाहता हूँ, अकिलियुस बस मुस्कुराया। अपने सहयोगी को पीछे छोड़ते हुए अकिलियुस ने एक योजना बनानी शुरू की, एक ऐसी योजना जिस पर किसी सामान्य व्यक्ति ने कभी विचार नहीं किया होगा। निश्चित रूप से, ठीक 1 सप्ताह बाद, हेस्काल्स टॉवर नए स्वामित्व में था। कहानी खत्म। अलविदा।